Assalamu alaikum viewers, welcome to our channel Learn Differently. Today we will talk about chromosomes and DNA. Then what is a chromosome and what is a DNA? First we will delve deep into the name, literally what chromosome means. The word chrome means color and word some means body. Okay, soma means body. These are colored bodies. Now why these are colored bodies? Because scientists isolated them by applying the histologic stains to them so that they will be visible. Stain means color. Okay, so scientists applied colors to see them through microscope, electron microscope. So that's why these are called chromosomes, because these are colored bodies. Okay, and means they are not naturally colored, but we use color to distinguish them from nucleus. Now chromosome contain DNA. Okay, DNA stands for deoxyribonucleic acid. Why it is deoxy? Because on carbon number 2 oxygen is not present, as in RNA it is present but in DNA it is not present. Why it is nucleic? Because it was first isolated from nucleus of pus, human pus cells and fish sperm cells. And why it is acid? Because it is acidic in nature. Okay, so now we will talk about chromosome. हम chromosome के बारे में बात करेंगे. Chromosome thread like structures होते हैं जो अपीयर करते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. ठीक है, सेल डिवीजन जब हो रही होती है उस टाइम क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाते हैं. आपने पढ़ा है कि जब सेल डिवीजन होती है प्रोफेज के दौरान तो क्रोमोसोम्स पहले क्रोमेटिड्स की फॉर्म में होते हैं, क्रोमेटिन्स की फॉर्म में होते हैं, बट वो कंडेंस होकर डिस्टिंग्विशेबल क्रोमोसोम्स बना लेते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन. एक बात आप याद रखें बच्चों, जब सेल डिवीजन होती है तो क्रोमोसोम्स विजिबल होते हैं, न्यूक्लियस इनविजिबल होता है क्योंकि न्यूक्लियस डिस्टर्ब कर जाता है, प्रोफेज में वो टूट जाता है. और जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, नॉर्मल स्टेज होता है, तो न्यूक्लियस विजिबल होता है, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते. और जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो क्रोमोसोम विजिबल होते हैं, न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता. और जब सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो न्यूक्लियस विजिबल होता है, क्रोमोसोम विजिबल नहीं होता. तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूक्लियस में हमें उस टाइम नजर आते हैं जिस टाइम सेल डिवाइड कर रहा होता है. ठीक है, ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए. इन्हें डिस्कवर किसने किया है? डिस्कवरी बाय वॉल्टर फ्लेमिंग इन 1882 में वॉल्टर फ्लेमिंग ने इन्हें डिस्कवर किया. ठीक है, फिर ये कुछ फैक्ट्स हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में कितने कितने अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. जो पेनिसिलियम नोटेटम है जिससे पेनिसिलिन बनाई गई थी, ये एक फंगस है, इसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है. 1 पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम्स. ठीक है, फर्न्स जो होते हैं, प्लांट्स, आपको पता है वाटर लविंग प्लांट्स जो होते हैं जिस तरह एडियंटम वगैरह, इनमें 500 पेयर्स होते हैं. मॉस्किटो में 6 होते हैं. हनी बी में 32 पेयर्स होते हैं. हनी बी में 32 पेयर्स होते हैं और फ्रॉग में 26 होते हैं और शुगर केन में 80 होते हैं और माउस में 40 होते हैं और ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. ठीक है बच्चों, नाउ अब हम लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है, चीज़ें याद रखने वाली है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. अब हमारा कॉन्सेप्ट असल में स्टार्ट होता है. देखिए बच्चों, ये एक क्रोमेटिड है, ये पूरा का पूरा एक क्रोमेटिड है और यही एक क्रोमोसोम भी है. और एक क्रोमेटिड के ऊपर हमेशा एक डीएनए होता है. ठीक है, ये एक डीएनए है, एक क्रोमेटिड है, एक क्रोमोसोम है ये. ठीक है बच्चों, और इसके ऊपर मेनी जीन्स हैं क्योंकि जीन्स जो होते हैं वो डीएनए के मतलब क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स होते हैं. अब हमारी बॉडी में इतने सारे ट्रेड्स हैं जिनको जीन्स कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्रोमोसोम तो सिर्फ 46 हैं हमारे जो है टोटल बॉडी में, हर सेल में. तो 46 हैं, तो इतने सारे ट्रेड्स कैसे कंट्रोल होते हैं? वो इसलिए क्योंकि जीन्स बहुत सारी तादाद में, मेनी जीन्स रिजाइड अपॉन अ सिंगल क्रोमोसोम. तो इसके ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं. एक डीएनए है इस पूरे क्रोमेटिड में, पूरा क्रोमेटिड है और इसी को हमें क्रोमोसोम भी कह सकते हैं. ठीक है, ये उस टाइम है जिस टाइम सेल डिवीजन नहीं कर रहा. लेकिन यहाँ पे ये भी एक पूरा क्रोमोसोम है, बट इसमें क्रोमेटिड्स 2 हैं. ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड, ये पूरा एक क्रोमेटिड, ये पूरा एक क्रोमेटिड और ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. ठीक है, क्रोमेटिड्स 2 हैं लेकिन ये भी एक पूरा क्रोमोसोम है और ये भी एक पूरा क्रोमोसोम है. इसको हम टिपिकल फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं. इसके ऊपर 2 डीएनए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर क्रोमेटिड के ऊपर एक डीएनए होता है, तो इसके ऊपर 2 डीएनए है, 2 क्रोमेटिड्स है, 1 क्रोमोसोम है और मेनी जीन्स है. ओके बच्चों, और ये जो इसके साथ वाले हैं ये दोनों इसके सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं. अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज अ जीन. जीन इज अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ डीएनए विच कंटेन्स इंस्ट्रक्शन. ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन देता है, जो इन्फॉर्मेशन देता है कि आपने किस तरह का बॉडी पार्ट बनाना है, किस तरह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन से प्रोटीन उस तरह की बनाता है कि आपने इस तरह का बॉडी पार्ट बनाना है, इसको इस तरह की फंक्शनिंग करनी है. तो स्मॉल पोर्शंस ऑफ डीएनए विच गिव्स इंस्ट्रक्शन.
एक बात जो एमसीक्यू में पूछी जा सकती है कि जीन सिंगल स्ट्रैंडेड है या डबल स्ट्रैंडेड है। आपको पता है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, तो डीएनए का पीस है जीन, तो जीन भी डबल स्ट्रैंडेड ही होगा। अगर आपसे कोई कहे कि अगर जीन डबल स्ट्रैंडेड है तो जो जीन भी डीएनए का ही है ना, तो डीएनए का ही हमने एक पोर्शन काट के अलग किया विच इज़ जीन, तो डीएनए भी तो डबल स्ट्रैंडेड है, तो इसलिए जीन भी डबल स्ट्रैंडेड होगा। लेकिन अगर हम डीएनए का एक स्ट्रैंड लेते हैं, सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड, कोई एक लेते हैं तो फिर वो तो सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। इसी तरह सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड जो होंगे डीएनए के वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन जीन एज अ होल पूरे डीएनए का लिया जाता है, इसलिए जीन डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि क्रोमोसोम मेड अप ऑफ होता है क्रोमैटिड्स का। ये हमने पहले देखा कि 2 क्रोमैटिड्स मिलके एक क्रोमोसोम बना रहे हैं या एक ही क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम बना रहा है। ठीक है बच्चों, क्रोमैटिड्स का सेंट्रोमेयर का ये जो सेंटर में ये जो प्लेस है जहाँ पे 2 क्रोमैटिड्स आपस में मिल रहे हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, और कुछ क्रोमोसोम्स के अंदर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ पे विजिबल है, जिसको न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजिंग रीजन कहते हैं, जिसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोलस एक रीजन है, न्यूक्लियोलस कोई ऑर्गन नहीं है, कोई ऑर्गेनेली नहीं है, न्यूक्लियोलस एक रीजन है। ठीक है, न्यूक्लियोलाई ऑर्गेनाइजिंग रीजन। ठीक है, इसका रोल होता है कि ये न्यूक्लियोलस की ऑर्गेनाइजेशन करता है। नाउ अब इधर जो सेंटर में हमारे पास सेंट्रोमेयर है और ये हमारे पास क्या है, जंक डीएनए। कैसे, इसको सैटेलाइट कहते हैं, जो होल है ये सैटेलाइट है। सैटेलाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि जंक डीएनए होता है, इसका कोई फंक्शन नहीं होता डिफरेंट सेल्स में, और किसी भी काम में इसका फंक्शन नहीं होता। नाउ आपको एक वर्ड याद होना चाहिए, दैट इज़ टीलोमेयर, कि टीलोमेयर क्या होता है। ये जो टीलोमेयर्स होते हैं ये मतलब जब भी सेल डिवाइड करता है तो ये क्रोमोसोम से टीलोमेयर्स ब्रेक ऑफ होते जाते हैं, और जब एजिंग होती है तब मैक्सिमम नंबर ऑफ टीलोमेयर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तो दैट्स वाई आगे सेल डिवाइड नहीं करते। इस वजह से हम लोगों को एजिंग के सिम्टम्स फील होते हैं। वेल वो एक एक्स्ट्रा बात है। अब हम लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि वेरिएशंस जो होती हैं वो किस वजह से आती हैं क्रोमोसोम्स में, कि हम क्रोमोसोम्स को किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं। एक तो उनका साइज, स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, उनके रिलेटिव लेंथ ऑफ 2 आर्म्स ऑन अदर साइड ऑफ सेंट्रोमेयर, और पोजीशन ऑफ कंस्ट्रिक्टेड रीजन्स अलॉन्ग द आर्म्स। ये सब चीज़ें आपको आगे आगे समझ आएंगी। कि देखें ये अब इधर जो सेंट्रोमेयर, ये जो डॉट है ये सेंट्रोमेयर है, और इसके इधर जो है ये रिलेटिव लेंथ ऑफ आर्म है। अगर इतनी सी लेंथ होगी, ये आई शेप है, टीलोसेंट्रिक है, ये एक्रोसेंट्रिक है, ये सब मेटासेंट्रिक है, ये मेटासेंट्रिक है। और ये शेप्स कब बनती हैं, जिस टाइम एनाफेज होता है सेल डिवीजन के दौरान, तो क्रोमोसोम्स इस तरह की शेप्स अकोमोडेट कर लेते हैं। ठीक है, और ह्यूमंस के अंदर जो ह्यूमन के अंदर जो स्पर्म है वो एक्रोसेंट्रिक होता है। ओके, पिंडी बोर्ड की बुक में लिखा है कि दैट इज सब मेटासेंट्रिक, बट एक्चुअल में वो एक्रोसेंट्रिक होता है। यू मे कन्फर्म इट कि एक्रोसेंट्रिक होता है। हमारी बॉडी में जो क्या होता है, वाई क्रोमोसोम, जो जिसके ऊपर SRY जीन होता है, सेक्स डिटर्मिनिंग रीजन ऑफ वाई क्रोमोसोम। जो वाई क्रोमोसोम होता है वो एक्रोसेंट्रिक होता है, और जो एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेटासेंट्रिक होते हैं। ठीक है बच्चों, और ये शेप्स कब बनती है, एनाफेज ऑफ सेल डिवीजन के अंदर बनती हैं। ये तो on the basis of relative length of arms हैं on either sides of centromere। लेकिन जो constricted regions होते हैं, secondary constrictions होती हैं, वो भी different types की होती हैं, और उसकी वजह से भी क्रोमोसोम्स को क्लासीफाई किया जा सकता है। अब साइज़ की वजह से कैसे क्लासीफाई किया जाता है, जिस क्रोमोसोम का साइज़ सबसे बड़ा होगा उसको क्रोमोसोम नंबर 1 कहेंगे, जिसका साइज़ थोड़ा उससे छोटा होगा वो क्रोमोसोम नंबर 2 होगा, जिसका उससे भी छोटा होगा क्रोमोसोम नंबर 3 होगा, और सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ किसका होगा, क्रोमोसोम नंबर 23 का। ठीक है, 22 का सॉरी, और 23rd जो होगा वो तो सेक्स क्रोमोसोम है, वो ऑटोसोम तो नहीं है, तो उसका साइज़ एक डिफरेंट वो होगा ठीक है, मतलब 23 पेयर्स होते हैं ह्यूमन के अंदर, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 पेयर्स होते हैं। इस तरह से 23 पेयर्स बने होते हैं, 23 ये होते हैं या फिर 46 ये होते हैं। तो अब 23 में से 22 जो पेयर्स हैं उनका साइज़ तो इस तरह लेते हैं कि पहला जो क्रोमोसोम नंबर 1 जिसको नाम दिया उसको साइज़ की बेस पे नाम दिया कि क्रोमोसोम नंबर 1 मतलब इसका साइज़ सबसे बड़ा है, क्रोमोसोम नंबर 2 इसका साइज़ 1 से छोटा है, 3 से बड़ा है, क्रोमोसोम नंबर 3 इसका साइज़ 2 से छोटा है, 4 से बड़ा है। ठीक है, और इसी तरह क्रोमोसोम 22 का साइज़ सबसे छोटा है, और 23rd पेयर जो है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स है, उनका साइज़ हम लोग अलग से मेजर करते हैं, उसको इसके साथ कंपेयर नहीं करते। हमें पता है कि जो एक्स क्रोमोसोम होते हैं फीमेल में दोनों XX होते हैं, और वो कौन से होते हैं, मेटासेंट्रिक, और मेल में एक X मेटासेंट्रिक होता है और एक Y
एक्रोसेंट्रिक होता है। ठीक है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए व्हाट इज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप बेसिकली पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम, पर्टिकुलर अरेंजमेंट, पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जो इंडिविजुअल पोजेस करता है, विच एन इंडिविजुअल पोजेसेस, और जिसकी वजह से उसकी ट्रेड्स डिफर करते हैं फ्रॉम अदर इंडिविजुअल्स या फ्रॉम अदर स्पीशीज़। अब आपको पता है ह्यूमन स्पीशी का क्या नाम है, होमोसेपियन। तो होमोसेपियन क्यों ऐसे होते, वो गधू के जैसे क्यों नहीं होते, वो राना टिग्रीना के जैसे क्यों नहीं होते, वो फ्रॉग्स के जैसे क्यों नहीं होते, वो प्लांट्स के जैसे क्यों नहीं होते, इसी डीएनए, इसी क्रोमोसोम की वजह से। ठीक है, और जो क्रोमोसोम्स हैं वो मेडअप ऑफ होते हैं 40% डीएनए और 60% प्रोटीन, और स्मॉल अमाउंट ऑफ मैसेंजर आरएनए भी उनके अंदर प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम के ऊपर डीएनए होता है, और जो डीएनए होता है उसी की ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो वो आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई और पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गई है, तो वो जो थोड़ा सा पोर्शन आरएनए का उसमें रह जाएगा, तो वो इसके अंदर सिग्निफिकेंट अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अब एक बार फिर से हम अपने लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, क्रोमो, the word chromo means color, chrome means color and som means body. Soma means body and chrome means color. तो क्रोमोसोम का लिटरल मीनिंग क्या होगा? कलर्ड बॉडी। और DNA, डी क्यू, डी ऑक्सी, मतलब इस पे ऑक्सीजन रिमूव हुआ हुआ है फ्रॉम सेकेंड कार्बन ऑफ ग्लूकोपाइरानोस रिंग। और N क्यू, न्यूक्लिक, ये न्यूक्लियस में से फाइंड हुआ फ्रॉम द पस सेल्स ऑफ ह्यूमंस एंड फ्रॉम द स्पर्म सेल्स ऑफ फिश। सबसे पहले इधर से हमने इसे आइसोलेट किया, फ्रेडरिक मिशन ने इसे आइसोलेट किया, माइस्कर ने इसे आइसोलेट किया। और ए से क्या है? ए एसिड, क्योंकि इसकी नेचर क्या है? एसिडिक है। इसकी नेचर क्या है? एसिडिक है। ये एसिडिक पीएच है इसकी। नाउ इस, अब आपको याद होना चाहिए कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसी के ऊपर डीएनए होता है। अगर क्रोमोसोम एक क्रोमेटिड का बना हुआ है तो उस पर एक ही डीएनए होगा। अगर क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड का बना हुआ है तो होगा वो एक क्रोमोसोम, बट उसमें डीएनए दो होंगे, क्रोमेटिड्स दो होंगे, जो टिपिकल फॉर्म है क्रोमोसोम की। और इसी डीएनए की वजह से हम लोग इतने डिफरेंट हैं बाकी चीज़ों से। और ना सिर्फ कि हमारी स्पीशी डिफरेंट है, बल्कि एक ही स्पीशी के रहने वाले ह्यूमंस एक दूसरे से डिफरेंट भी क्रोमोसोम या डीएनए की वजह से ही है। ओके, तो ये अब लोग थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो अपीयर होते हैं एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, और ये बात आपको एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है, जस्ट रिमेंबर इट कि सेल डिवीजन के टाइम पे क्रोमोसोम्स अपीयर होते हैं, और जिस टाइम सेल डिवीजन नहीं हो रही होती तो क्रोमोसोम्स अपीयर नहीं होते। और सेल डिवीजन के टाइम पे न्यूक्लियस अपीयर नहीं होता, लेकिन जिस टाइम सेल डिवीजन नहीं हो रही होती, सेल डिवीजन हो रही होती है, उस टाइम न्यूक्लियस अपीयर नहीं होता। एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक, मतलब ऐसे अपीयर होने में एक नेमोनिक बना के याद कर लें। ठीक है बच्चों, नाउ डिस्कवरी वाल्टर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था 1882 में। पेनिसिलियम के एक पेयर है, ये सब आपको पता है, आपने रिमेंबर करना है। अगर एक पेयर है मतलब 2 क्रोमोसोम्स है, मॉस्किटो के 6 पेयर है मतलब 12 क्रोमोसोम्स है, ह्यूमन के 23 पेयर्स हैं तो इसका मतलब है 46 क्रोमोसोम्स है, फ्रॉग के 26 पेयर्स हैं तो कितने होंगे? 48 क्रोमोसोम्स होंगे। और ये चीज़ आपको समझ आ जानी चाहिए कि एक क्रोमेटिड, एक क्रोमोसोम, एक डीएनए और इसके ऊपर मेनी जीन्स। इसी वजह से बॉडी में क्रोमोसोम तो सिर्फ 46 है हर सेल में, लेकिन हमारे ट्रेड्स तो मिलियन प्लस हैं, क्योंकि हर जीन किसी ना किसी ट्रेड को कंट्रोल करता है। या तो प्लियोट्रोपिक जीन एक से ज़्यादा ट्रेड को कंट्रोल करता है, बहुत सारे जीन्स मिला के एक ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, बट जीन्स बहुत सारे होते हैं और वो डीएनए के ऊपर होते हैं, डीएनए क्रोमेटिड के ऊपर होता है, और एक क्रोमेटिड पे एक डीएनए, और एक क्रोमेटिड को भी क्रोमोसोम कहते हैं और 2 क्रोमेटिड्स को भी क्रोमोसोम कहते हैं, बट वो क्रोमेटिड्स 2 होंगी और ये क्रोमेटिड्स 2 होंगी, और इनके ऊपर 2 डीएनए होंगे और बहुत सारे जीन्स होंगे। ठीक है बच्चों, जीन स्मॉल पोर्शन ऑफ डीएनए होते हैं, वो डबल स्टैंडर्ड होते हैं। कभी भी ये गलती मत करना कि जीन को सिंगल स्टैंडर्ड कहो। सिंगल स्टैंडर्ड सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड ऑफ डीएनए होते हैं, ठीक है, या फिर जीन का सेंस और एंटी सेंस स्ट्रैंड सिंगल स्टैंडर्ड होता है। तो स्मॉल पोर्शन ऑफ जब डीएनए है जीन, तो डीएनए जब डबल स्टैंडर्ड है तो जीन भी यकीनन डबल स्टैंडर्ड होगा। ओके, और क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमेटिड्स के। क्रोमेटिड्स क्या होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके ऊपर डीएनए होता है। सेंट्रोमियर जो बीच वाला पॉइंट होता है जहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स आपस में यूनाइट करते हैं, उसको प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कहते हैं। और क्रोमोसोम्स के ऊपर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है, जो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोलस बनता है। और वो न्यूक्लियोलस के अंदर क्या होता है? राइबोसोम्स का स्टोरेज होता है। राइबोसोम इज अ फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लियोलस इज द फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि वेरिएशंस किस बेस पे आती हैं। वेरिएशंस
किस बेस पे आती हैं? क्रोमोसोम एक दूसरे से वेरी कैसे कर सकते हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये क्रोमोसोम नंबर 3 है। जिसका साइज सबसे बड़ा होगा वो क्रोमोसोम नंबर 1 होगा, जिसका थोड़ा उससे छोटा होगा क्रोमोसोम नंबर 2, जिसका थोड़ा उससे छोटा होगा क्रोमोसोम नंबर 3। साइज की बेस पे हमने क्रोमोसोम्स का नंबर दिया है। हाईएस्ट साइज का क्रोमोसोम लीस्ट नंबर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ ऑटोसोम्स है। ऑटोसोम्स वो हैं जिनका सेक्स क्रोमोसोम से कोई रिलेशन नहीं है, जो वैसे बॉडी के क्रोमोसोम्स है जो मेल और फीमेल में सेम होते हैं। लेकिन जो सेक्स क्रोमोसोम्स है वो फीमेल में तो दोनों मेट्रासेंट्रिक XX हैं, लेकिन मेल के अंदर वो XY हैं, वो डिफरेंट हैं। इसी वजह से मेल के अंदर प्रॉपर्टीज डिफरेंट आती हैं। नाउ उनको हम इस बेस पे भी कि रिलेटिव लेंथ ऑफ आर्म्स ऑन अदर साइड ऑफ सेंट्रोमियर, इस बेस पे भी प्रॉपर्टीज़ की स्ट्रेनिंग प्रॉपर्टीज़ की बेस पे भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और एनाफेज के दौरान ये सारी शेप्स बनती हैं। और आपको याद होना चाहिए कि जो मेल का Y क्रोमोसोम है दैट इज़ एक्रोसेंट्रिक, और जो फीमेल का X क्रोमोसोम है और मेल का X क्रोमोसोम है दैट इज़ मेटासेंट्रिक। और आपको ये बातें पता होनी चाहिए। क्रोमोसोम 40% DNA का बना होता है, 60% प्रोटीन का बना होता है। स्मॉल ट्रेसेस ऑफ RNA होते हैं। वो स्मॉल ट्रेसेस ऑफ RNA कहाँ से आते हैं? क्योंकि ये क्रोमोसोम कहाँ पे होते हैं? ये न्यूक्लियस में होते हैं ना, न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? क्रोमोसोम से या DNA से RNA बनता है। तो DNA से अभी RNA बन रहा था, दौरान उस प्रोसेस के एकदम से कोई ऐसी कंडीशन हो गई है कि अब सेल के DNA रेप्लिकेशन होने लगी है, नया क्रोमोसोम बनने लगा है, DNA रेप्लिकेशन होने लगी है, सेल डिवाइड करने लगा है। तो इस वजह से वो जो RNA है वो उसमें रह जाएगा और वो उसमें अपीयर हो जाएगा क्रोमोसोम में। वैसे इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है। और ये सारी शेप्स एनाफेज के दौरान बनती हैं। और कैरियोटाइप की आपको डेफिनेशन याद होनी चाहिए। पर्टिकुलर एरे मतलब ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स एट द विच एन ऑर्गेनिज्म पोजेसेस इज कॉल्ड इट्स कैरियोटाइप। इट इज डिफरेंट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज एज वेल एज इट डिफर्स स्पीशीज फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आई होप यू हैव गॉट इट। अब आप पूरे लेक्चर को एक बार देख लें, पूरे लेक्चर को एक बार क्लियरली देख लें, और आपको कोई पॉइंट समझ रहा है आप कमेंट्स में पूछ लें। और आई होप अब तो ये क्लियर हो जाना चाहिए। दिस इज़ वेरी इजी। और एक चीज़ मैं बताना भूल गई, दैट इज़ सेटेलाइट। ये सेटेलाइट जो होता है ये जंक DNA होता है जिसका कोई फंक्शन नहीं होता। ठीक है, ये जंक होता है, इसका फंक्शन आज तक डिस्कवर नहीं हुआ। अब एक क्वेश्चन है कि जब इसका कोई फंक्शन ही नहीं है तो ये सेल में क्यों है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब ये सेल में क्यों है जब इसका कोई फंक्शन ही नहीं है। लेकिन मे बी कि इसका कोई फंक्शन हो और वो साइंस डिस्कवर कर ले। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टॉलरेंस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक आवर वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।